नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी इस रिवीजन की श्रृंखला में एक बार फिर से मैं मनीष कुमार सागर सिविल सर्विसेज की तरफ से उपस्थित हूं। दोस्तों आप सभी लोगों को यह बात पता है कि इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो या फिर बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, इसके संदर्भ में कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसी के साथ हमने एक छोटा सा नया प्रयास भी किया था। हमने आपको बताया भी था कि इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए विभिन्न विषयों की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा इस टॉपिक को डिस्कस करने का एक उद्देश्य ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करवाना है। और दूसरी बात, कई सारे अभ्यर्थियों में जो है लास्ट मिनट में क्या होता है, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो परीक्षा के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। और कई बार उनको समझने के क्रम में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। उनकी संकल्पनाएँ ऐसी होती हैं, उनकी जो अवधारणाएँ ऐसी होती हैं, थोड़ा जटिल होती हैं, यानी कि उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी प्रयास में हमने एक छोटा सा जो आपसे वादा किया था, उसके संदर्भ में हमने आपसे बोला था कि इसमें हम क्या करेंगे, वो जो जटिल और कठिन अवधारणाएं हैं उनको हम सहज और सरल तरीके से कम समय में, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के वीडियो में उनको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और आपको एक ओवरऑल जो है व्यू दे देंगे कि आपको इस विषय में कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता रहेंगी तो कुछ आप अपने स्तर पर करेंगे और कुछ हम आपके साथ करेंगे, तो दोनों की तैयारी जो है एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर दिशा में चली जाएगी, तो हम उस विषय को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ पर्यावरण विषय के संदर्भ में। क्योंकि यह जो है कई परीक्षाओं में जो है सवाल कम पूछे जाते हैं। जैसे बिहार पीसीएस में है, इसमें 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। आरओ की परीक्षा में कई बार 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है इसमें इसका एवरेज ही लगभग 18 से 22 सवालों का है। तो इसमें आप जो है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस विषय को तैयार कर लें, कुछ चीज़ें तैयार कर लें, तो आप कम पढ़ करके भी कई सारे अधिक सवाल जो है सही करके अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो यानी कि इसे हम जो है स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट के रूप में भी देख सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, चीज़ें रिपीट होती हैं। आपको कुछ चीज़ें करंट अफेयर से ध्यान रखना है, वहाँ से सवाल लगभग आते ही आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो संक्षेप में मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस विषय में किन किन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले रिवाइज़ करना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को आप अपने स्तर पर रिवाइज़ करते रहिएगा और कुछ चीज़ें मैं आपको जो है पढ़ाता रहूँगा यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, तो आप उन्हें भी देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पर्यावरण विषय के संदर्भ में ध्यान रखना है। एक सेकंड। पर्यावरण विषय के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, तो उसमें जैसे पर्यावरण की एक परिभाषा हो गई है, ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे नियतिवादी अवधारणा, यानी कि संभववादी अवधारणा, नवनिश्चयवादी अवधारणा, यानी कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अवधारणाओं से अभी सवाल बहुत नहीं पूछे गए हैं, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो परीक्षाएँ हो रही हैं वर्तमान में, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिकी तंत्र से बेसिक कॉन्सेप्ट से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक ध्यान रखना है और उनकी जो सारे घटक हैं एक दूसरे के साथ किस तरह से अंतर संबंधित हैं, यानी कि उनमें पोषण स्तर देखना है आपको, जैसे पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, इस तरह से, और उनमें जो खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, खाद्य जाल है, ठीक है। और उसके अलावा आपको देखना है कि उनके जो पिरामिड्स होते हैं, जनसंख्या पिरामिड हो गया, जैवभार पिरामिड हो गया, और एक पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र से जब संबंधित होता है तो उसमें कुछ अवधारणाएं हैं। एक तो है इकोटोन की अवधारणा है, एक है एड्ज इफेक्ट की अवधारणा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और उसमें आपको ध्यान रखना है रामसर साइट्स जो होती हैं, वेटलैंड्स जो होती हैं, इनको ध्यान रखना है, जो नई बनी हैं खासकर, और ये इनके जो बैठक अभी रिसेंटली में कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें कुछ करंट अफेयर्स से हैं, जो इसमें कुछ स्टैटिक होता है, कुछ करंट अफेयर्स होता है। आप यहाँ से देख लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत कम समय में चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। और आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है, पर्यावरणीय जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आंदोलन चले हैं उनके बारे में कुछ बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। जैसे चिपको आंदोलन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय संगठन है, अगर उनकी रिसेंटली में कोई बैठक हुई है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर रखनी है। उनका उद्देश्य क्या है, उन पर कोई डिक्लेरेशन हुआ है तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है
ठीक है। वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हो गया, कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और बाकी सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण रिपोर्ट में जैसे IPCC की अभी रिपोर्ट आए और उसके अलावा ब्रंटलैंड रिपोर्ट से संबंधित स्टैटिक में सवाल पूछा जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक्स हैं उनको ध्यान रखिएगा कि कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो सर्वाधिक जो है जलमंडल को नुकसान पहुंचते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको छोटा छोटा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, विभिन्न प्रकार के वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप कम समय में यानी कि 2 से 3 दिन में इस सब्जेक्ट को आराम से ख़त्म कर देंगे और आपका जो है कम समय में चीज़ें रिवाइज्ड भी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसमें रिवाइज करनी है। सबसे पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आज हम पर्यावरण विषय से संबंध में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बहुत संक्षेप में बहुत कम समय में चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें अच्छे से समझना है क्योंकि हम पर्यावरण विषय की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत तो हम पर्यावरण विषय से ही शुरू करेंगे, उसकी परिभाषा से ही शुरू करेंगे, लेकिन आपके लिए जो जो ज़रूरी है इसमें हम सिर्फ वही टॉपिक कवर करेंगे। पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास की, क्योंकि आपका समय मैं बहुत ज़्यादा लेने वाला नहीं हूँ, है ना। तो पर्यावरण विषय की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण विषय के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पर्यावरण इस शब्द की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है हिंदी के 2 शब्दों से। एक तो होता है परि, ठीक है, दूसरा क्या होता है आवरण, ठीक है। एक तो होता है परि और दूसरा होता है आवरण, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर। और आवरण का अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ, ठीक है, घिरा हुआ या घेरे हुए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है फ्रांसीसी शब्द इन्विरोनेर से हुई है, इन्विरोनेर से हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका भी अर्थ क्या होता है? घेरे हुए, घेरे हुए। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ लगभग सेम हो रहे हैं, लेकिन इनमें तो जो शब्द हैं इनको आपको ध्यान रखना है। एक प्रकार का फ्रांसीसी शब्द है और इससे उत्पत्ति हुई है इसकी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बता दीजिए, परि का अर्थ चारों ओर होता है, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर कौन किसे घेरे हुए? पर्यावरण में हम किसकी बात कर रहे हैं कि कौन किसे घेरे हुए? तो मैं आपको बता दूं कि समस्त, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समस्त जीवधारियों को, समस्त जीवधारियों को जो अजैविक घटक, जो अजैविक या भौतिक घटक घेरे हुए हैं। यानी कि किसी जीव के चारों तरफ जो भी जैविक, जो भी भौतिक घटक या अजैविक घटक विद्यमान हैं, वो क्या है, इसके चारों अगर विद्यमान है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये इसे जो है घेरे हुए हैं। इन्हीं के संदर्भ में पर्यावरण की कई सारी जो चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक परिभाषा में अगर बांधने का प्रयास करें, यानी कि आपको यहाँ पर सिंपल सा समझना है कि जो भी हमारे आसपास या किसी जीव के चारों तरफ भौतिक या अजैविक घटक हैं, ये जो है हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। यही हमारी पर्यावरण की जो है विशेष रूप से संकल्पनाएं या संरचनाएं हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर हम परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करें, परिभाषा के रूप में, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस समय इसको एक परिभाषा में बांधा जा रहा था उस समय जो है विभिन्न पर्यावरणविदों में, विभिन्न विशेषज्ञों में कई सारे मतभेद थे। यानी कि किसी एक परिभाषा पर कोई वो नहीं था, समझौता नहीं था। लेकिन एक बात हुई कि बाद में जब कई सारे विद्वानों ने और ज़्यादा डिस्कस किया तो जिस परिभाषा पर मतैक्य हुआ, यानी कि सब लोग एक मत हुए, उस परिभाषा को आपको ध्यान रखना है क्योंकि वह परिभाषा आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसको आप संक्षेप में समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। जैसे हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के
हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर हम वनस्पतियों तथा जीवधारियों के चारों ओर जो आवरण है, ठीक है, जो आवरण है उसे ही हम सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों ये सबसे सामान्य सी परिभाषा है। जो हम जीवधारी यानी कि कोई भी जीव जंतु है या वनस्पतियां हैं, इनके चारों ओर जो भी आवरण दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। जैसे आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, जहां भी रहते हैं, अगर आप अपने पास देखिएगा कुछ पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कुछ अन्य जीव जंतु हैं, उनके चारों ओर मृदा है, वायु है, अन्य जो है अजैविक घटक हैं, जल है, ये सारी चीज़ें जो हैं आसपास जो आपको दिखाई दे रही हैं, अगर इनको हम एक सम्मिलित रूप में समझने का प्रयास करें तो क्या है, वो एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि वो घटक और आप सभी जो सजीव घटक हैं, इनको अगर मिला दिया जाए तो वह एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सामान्य सी परिभाषा है। इसको लिखने का उद्देश्य ये है कि आपको एक छोटा सा बेसिक सा चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपसे कोई पूछ ले, आपने पर्यावरण विषय की क्लास ली, पर्यावरण होता क्या है, तो आप उसे समझा पाएँ। ये बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनसे कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं। लेकिन जब ये सारी परिभाषाएँ दी जा रही थी तो विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा क्या किया गया था? आर्थिक पर्यावरण की संकल्पना दी गई थी, सामाजिक पर्यावरण की संकल्पना दी गई थी, ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण की संकल्पना दी गई थी। तो भारत के संदर्भ में आप सभी लोगों को पता है, पर्यावरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। पर्यावरण अधिनियम 1986 जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? 1986 है। इसके आधार पर भी भारत में एक पर्यावरण का निर्धारण किया गया, यानी कि एक पर्यावरण की जो परिभाषा दी गई, यह परिभाषा यूपीपीसीएस में लगभग 2006 में पूछी जा चुकी है। एज इट इज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इस परिभाषा को भी आपको लिखकर बता रहा हूं कि आपसे ये चीज़ें अगर आगे पूछी जाएं तो वो गलत ना हो। इस परिभाषा के अनुसार क्या बताया गया था? इस परिभाषा के अनुसार बताया गया था, किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ जो भौतिक और अजैविक दशाएं विद्यमान हैं, जो भौतिक और जैविक दशाएं विद्यमान हैं, विद्यमान हैं और आपस में क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। विद्यमान हैं और आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और यह परिभाषा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार दी गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज़ें आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रही हैं? जहाँ तक मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बताइए, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि पर्यावरण की परिभाषा आपने समझ लिया है। अब आपको समझना है कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। यहाँ पर मैं संक्षेप में चीज़ों को क्लियर करूँगा और उसके बाद हम सीधे जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम पर्यावरण के घटकों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं इसे जल्दी से जल्दी चीज़ें करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें शुरुआत है, क्योंकि आज ये पहली क्लास है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं खींच सकते, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए भी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, ये जैसे ये पर्यावरण है, अब इसके आपको घटक समझना है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो पर्यावरण का अजैविक घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा, या इसे भौतिक घटक भी कहा जाता है, और दूसरे क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं, ठीक है।
एक तो भौतिक घटक होते हैं और दूसरे जैविक घटक होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है अजैविक घटकों में या भौतिक घटकों में किनको शामिल किया जाता है। तो इसमें शामिल किया जाता है, इसमें किसको शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नाले, या जो भी चीज़ें आपको निर्जीव रूप में दिखाई दे रही हैं सतह पर, पृथ्वी पर जहाँ भी आप रहते हैं देखते हैं, जो भी चीज़ें आपको सजीवों के अलावा दिखाई दे रही हैं वो किस में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी अजैविक घटकों में या भौतिक घटकों में, उनको शामिल कर लिया जाएगा। और इन्हीं के आधार पर जो है कई सारे पर्यावरणों का निर्माण होता है, उनको हम पर्यावरणीय परिभाषाओं के रूप में बांधने का प्रयास करते हैं। तो इससे जो पर्यावरण जो निर्मित होते हैं, जैसे स्थलमंडलीय पर्यावरण, मंडलीय पर्यावरण, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर अलावा जलमंडलीय पर्यावरण, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडलीय पर्यावरण, ये जो उपघटक हैं यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, ये जो घटक हैं यानी कि अजैविक घटक हैं, इनके आधार पर कई सारे पर्यावरणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जैविक घटकों में किसको शामिल किया जाता है। तो जैविक घटकों में किसको शामिल किया जाता है, यहाँ पर वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है, पेड़ पौधे, ठीक है। और इसके अलावा जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर पर्वत, पठार, मैदान यानी कि अजैविक घटकों को देख लिया है, जैविक घटकों में पेड़ पौधों को देख लिया है, जीव जंतुओं को देख लिया है, मानव को कहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो मानव को भी दोस्तों किस में शामिल किया जाएगा, इसी में शामिल किया जाएगा, जैविक घटकों में। मानव को कहाँ पर शामिल किया जाएगा, तो इसी जैविक घटकों में शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे जब आप भूगोल विषय को पढ़ेंगे यानी कि भूगोल में और पर्यावरण में एक सूक्ष्म जो धागे के रूप में, एक दीवार के रूप में नज़र आती है, जब आप भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे तो अधिकांशतः आप अजैविक घटकों या भौतिक घटकों पर फोकस करेंगे। उनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नाले, इन पर फोकस करेंगे। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वहाँ पर आप अजैविक घटकों को सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। लेकिन जब आप पर्यावरण विषय पर आएंगे तो उसमें आप पेड़ पौधों को या जैविक घटकों के केंद्र में रखकर सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ से हम लोग पर्यावरण विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मानव भी पर्यावरण का एक घटक है। आप सभी लोगों को पता है कि मानव जो है अन्य प्राणियों में, सभी प्राणियों में क्या है, सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। तो यह क्या करता है, अपने अनुसार सारी चीज़ों को बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है। अपने अनुसार जब सारी चीज़ों को बदलने की क्षमता रखता है तो कई सारे लोगों को लगा कि शुरुआत में जो मानव था तो वो था सिर्फ आखेट पर निर्भर था, वह भोजन का संग्रहण करता था। तो कई लोगों का विचार यह था कि क्या है कि जो मानव है पर्यावरण का एक घटक है, ये जो है पर्यावरण पे अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है, प्रकृति का इस पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, ऐसी बात तो ज़रूरी नहीं है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने लिए संसाधनों को बना सकता है। तो इसी संदर्भ में कई सारी विचारधाराओं का जन्म हुआ है और यहीं से हमारे पर्यावरण विषय की जो हम शुरुआत करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की, यहाँ से वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इसमें 3 अवधारणाएं निकल करके सामने आती हैं, ठीक है। इसमें 3 अवधारणाएं निकल करके सामने आती हैं और वो है मानव पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। मानव पर्यावरण संबंध पर आधारित अवधारणाएं, ठीक। मानव पर्यावरण पर संबंधित आधारित अवधारणाएं हैं जो, क्योंकि हमें पता है हम खुद मनुष्य हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा हम खुद किसको अध्ययन करेंगे, मनुष्य का खुद को केंद्र में रखकर अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए हम मानव पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को अध्ययन करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं निकल करके सामने आई, एक उस अवधारणा का नाम क्या है, एक तो नियतिवादी अवधारणा। कौन सी है, नियतिवादी अवधारणा, नियतिवादी अवधारणा, ठीक है, नियतिवादी अवधारणा। एक है संभववादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा।
और तीसरी क्या है, नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्मिनिज्म अप्रोच। डिटर्मिनिज्म अप्रोच, ठीक है। अब संभववादी अवधारणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संभववादी अवधारणा को क्या कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहा जाता है। पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नवनियतिवादी अवधारणा को नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म इसको कहा जाता है। अब हम इन अवधारणाओं को जो है, इनकी परिभाषाओं को संक्षेप में देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारी परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर अपने टॉपिक को यहीं पर कंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्लास को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही हो। ठीक है, चलिए हम जल्दी से सारी चीज़ों को कवर करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बताइए। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग जो है अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा किस तरह से क्लास को डायरेक्ट किया जाए। चलिए, क्योंकि आप सभी लोगों की सहभागिता दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली अवधारणा कौन सी है, सबसे पहली अवधारणा है दोस्तों नियतिवादी अवधारणा। कौन सी है, सबसे पहली अवधारणा कौन सी है, नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नियतिवादी अवधारणा को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे परीक्षा के लिहाज से क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है हमारे परीक्षा के लिहाज से। यानी कि मानव का जब पर्यावरण के साथ संबंध देखा जा रहा था तो इन्होंने कहा, एक ऐसा वर्ग निकल कर सामने आया, उन्होंने कहा कि पर्यावरण का जो है सर्वाधिक नियंत्रण होता है मनुष्य पर या किसी भी जीव पर। यानी कि प्रकृति क्या है, सर्वशक्तिमान है। प्रकृति क्या है, सर्वशक्तिमान है। प्रकृति को इसने क्या कहा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। यानी कि प्रकृति को इसने सर्वोपरि माना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसी अवधारणा के अनुसार एक चीज़ और निकल के आई है, इसने मानव को प्रकृति का एक घटक माना है। ठीक है, एक घटक माना है। एक घटक मानने के साथ इसने कुछ और चीज़ें भी कही हैं, वो चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। इसने कहा है कि ये जो मनुष्य प्रकृति पर जो है पूर्णतः निर्भर है। यानी कि एक तो यह प्रकृति का एक घटक है और दूसरा इसने कहा है कि मानव जो है इस पर जो है पूर्णतः निर्भर है, पूर्णतः निर्भर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसने क्या कहा है कि मनुष्य प्रकृति का एक घटक तो ज़रूर है लेकिन प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी, दिखाई भी दे रहा होगा कि जब आप शुरुआती मानव का अध्ययन करते हैं तो प्रकृति से क्या करता था, कंदमूल फलों को खाता था और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता था। जैसी जलवायु होती थी उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता था, उसी हिसाब से अपने रहन सहन की व्यवस्था को वो चलाता था। आपको ये चीज़ पता होगी, अगर वह जो है मनुष्य इस पर पूर्ण रूप से निर्भर है तो यानी कि प्रकृति अगर सर्वशक्तिमान हो जाएगी तो क्या करेगी, जिस तरह से मानव को या किसी भी जीव को ढालना चाहेगी उस तरह से ढाला जाएगा। तो आप देखते होंगे कि जैसे अपने भारत के संदर्भ में जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं भारत में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पर आपको जो है लोगों की शारीरिक संरचनाएं, खान पान, यानी कि उनके रहन सहन में बहुत सारे बदलाव नज़र आते हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या होते हैं, लगभग हाइट में थोड़े से छोटे होते हैं। फिर अफगानिस्तान की तरफ जाते जाएंगे तो उधर लोग, इनकी लंबाइयाँ जो है बढ़ती जाती हैं। यानी कि विषुवत रेखा के क्षेत्र के पास या अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो आपको सांवले नज़र आते हैं, काले नज़र आते हैं। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी कि इंग्लैंड वगैरह के लोग क्या हैं, वो सफ़ेद नज़र आते हैं, गोरे नज़र आते हैं। ये क्या है, किसका प्रभाव है, ये जो है जलवायु का ही तो प्रभाव है और प्रकृति का प्रभाव है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति को इसने क्या माना है, सर्वशक्तिमान माना है, जो काफ़ी हद तक जो है सही भी प्रतीत होता है। ठीक है, और इसने एक चीज़ और कहा है, प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान तो है, नियंत्रक भी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, प्रकृति ने क्या किया है, मनुष्य को बनाया है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को बनाया है।
ठीक है, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। इसके अलावा यह जो है मनुष्य को एक प्रकृति को क्या मानती है, प्रकृति जो है मनुष्य को एक खिलौना मानती है। ठीक है, मनुष्य को प्रकृति के हाथों का एक खिलौना मानती है। इसी अवधारणा में क्या है, मनुष्य को प्रकृति के हाथों का खिलौना माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य को प्रकृति के हाथों का खिलौना माना जाता है, यह स्टेटमेंट किस अवधारणा से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, नियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य को प्रकृति का एक घटक मानते हुए प्रकृति पर पूर्णता निर्भर किस में माना गया है, तो नियतिवादी अवधारणा में माना गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मनुष्य के सारे क्रियाकलापों को जो है प्रकृति निर्धारित करती है, इसीलिए जो है ये उस पर पूर्ण निर्भर के रूप में इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो वर्ग है इसके समर्थक कौन से हैं, नियतिवादी अवधारणाओं के समर्थक कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। इसके तो एक तो हैं रीटर हैं, और इसके अलावा एक लोग कौन है, उनका नाम है रेटजेल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमबोल्ट हैं, रीटर हैं और रेटजेल हैं। आपसे सवाल ऐसे बनेगा कि ये जो नियतिवादी अवधारणाओं के समर्थकों में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको उसमें से अपने विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए हम अपनी दूसरी अवधारणा को देखते हैं। हमारी जो दूसरी अवधारणा है हम लोग उसको देखते हैं। तो दूसरी अवधारणा हमारी कौन सी है, तो संभववादी अवधारणा। ठीक है, संभववादी अवधारणा है। अब हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि जब उसको नियतिवादी अवधारणा जो है काफ़ी चर्चा में थी, काफ़ी लंबे समय तक उसका प्रभाव था, तो बहुत सारे लोगों को लगा है कि सिर्फ मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना तो नहीं है कि जिस तरह से प्रकृति चाहेगी, यानी कि जब बाढ़ लाना चाहेगी तो उससे मनुष्य को नियंत्रित कर देगी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ ला करके नियंत्रित कर देगी। मनुष्य इस मामले में सक्षम है और वह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें बदलने की क्षमता रखता है। तो वह अपने अनुसार जो है प्रकृति के जो भी जैविक और अजैविक घटक हैं उनको संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ये चीज़ें आपको पता है। तो इसी संदर्भ में नियतिवादी अवधारणा के प्रतिक्रिया स्वरूप, ये ध्यान रखिएगा, नियतिवादी अवधारणा के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इसका जन्म होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इस अवधारणा का जन्म होता है, संभववादी अवधारणा का। और इस अवधारणा में क्या माना जाता है, इस अवधारणा में माना जाता है मनुष्य को प्रकृति का एक सक्रिय तत्व माना गया है। मनुष्य को प्रकृति का एक सक्रिय तत्व माना गया है। ठीक है, सक्रिय तत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है सारी चीज़ों को अपने अनुसार से जो है परिवर्तित कर लेता है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे जब ऐतिहासिक युग से मनुष्य ने अपना जीवन प्रारंभ किया था, उसने पर्यावरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य को स्थापित किया था और वर्तमान समय तक वह किस प्रकार से चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इससे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे शुरुआती दौर में जब मनुष्य का संबंध पर्यावरण से था, तो मानव पर्यावरण संबंध में अगर शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक देखा जाए तो किस प्रकार के संबंध थे। पहले तो एक कारक के रूप में था, ठीक है, एक कारक के रूप में था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा हो गया, फिर रूपांतरकर्ता के रूप में हो गया। ठीक है, पहले कारक के रूप में था, फिर रूपांतरकर्ता के रूप में हो गया, और उसके बाद परिवर्तनकर्ता के रूप में हो गया, परिवर्तनकर्ता के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जब दौर आया, विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण, यहाँ पर इसे लिख देते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिकरण। ठीक है,
ये चीज़ आपको इस अवधारणा में समझना चाहिए। अगर प्रकृति का एक सक्रिय तत्व नहीं था मनुष्य, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतना विकास किया गया, विभिन्न प्रकार की मशीनें जनरेट की गई और आज हम लोग देखिए चांद पर पहुंच गए हैं। दुनिया में बहुत सारी खोजें हो रही हैं जिनसे सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो निश्चित तौर पर प्रकृति का एक जो है ये सक्रिय तत्व भी नज़र आता है और इसने जो है संसाधनों के, ये जो भी संसाधन हैं उनको अधिकतम यानी कि अधिकतम दोहन की बात करता है, अधिकतम दोहन की बात करता है। ठीक है, अधिकतम दोहन की बात करता है, यानी कि जितने भी संसाधन हैं उनको मनुष्य अपने अनुसार जो है अधिक से अधिक दोहन करके अपनी जो भी सारी चीज़ें हैं उनको आसान करे। यह इस अवधारणा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसके समर्थकों में ध्यान रखिएगा कौन कौन है, इनके समर्थक को ध्यान रखना है। समर्थकों में इनके कौन कौन आते हैं, समर्थकों में आते हैं सबसे पहले तो इनका नाम आता है विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा विडाल डीला ब्लास के अलावा कौन है, तो ईसा बोमैन है, कार्ल ओ शावर हैं, ईसा बोमैन, कार्ल ओ शावर। ठीक है, इसके अलावा आते हैं डिमांजिया आते हैं, एलिक फेब्रे आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एलिक फेब्रे आते हैं। दोस्तों एलिक फेब्रे के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना है, ये जो संभववादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इन्होंने किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। ये जो संभववादी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एलिक फेब्रे ने किया था, एल फेब्रे ने किया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस बात को अभी एक और स्टेटमेंट से, एक और चीज़ से मैं सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ कि मनुष्य जो है प्रकृति में किस तरीके से परिवर्तन करता है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है औद्योगिकरण के पूर्व यानी कि मनुष्य ने बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब औद्योगिकरण होने लगा तो चीज़ें किस तरह से बदली हैं आप सभी लोगों को पता है। औद्योगिकरण से पूर्व जो है यानी कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व, औद्योगिक क्रांति से पूर्व क्या है, मनुष्य ने जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया तो चीज़ें एकदम सामान्य चल रही थी। लेकिन उस समय जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा जो है वायुमंडल में कितनी नज़र आएगी, 0.029%, यानी कि 0.029% आपको वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नज़र आएगी। वह कितनी है, लगभग 290 ppm थी, यानी कि पार्ट पर मिलियन थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन औद्योगिकरण के वर्तमान दौर में लगभग 2021 के अनुसार जो है 2021 में अब यह कितनी हो गई है, तो यह लगभग हो गई है 417 ppm हो गई है, पार्ट पर मिलियन हो गई है। यानी कि इस समय से लेकर इस समय के बीच में वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा बढ़ी है वह लगभग कितनी प्रतिशत बढ़ी है, तो लगभग 25% के आसपास से चीज़ें बढ़ गई हैं। ये सारी चीज़ें सिद्ध करती हैं कि प्रकृति में जो है मनुष्य लगातार जो है चीज़ें परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए बताइए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए हम एक अपनी नई अवधारणा को जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर चीज़ों को समाप्त करते हैं। ठीक है, हो सकता है दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन अभी शुरुआत में कुछ चीज़ें बताना पड़ गया, इसकी वजह से क्लास थोड़ा सा बड़ी हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाए। चलिए हमारी अगली अवधारणा कौन सी है, नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा, ठीक है, नवनियतिवादी अवधारणा। दोस्तों अभी हमने क्या देखा, नियतिवादी अवधारणा, फिर नवनियतिवादी अवधारणा देखा है। अब हमें देखना है नवनियति अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा जो क्या कहती है, सबसे पहले तो ये क्या कहती है कि ये दोनों अवधारणाएं क्या हैं, अतिवादी हैं। यानी कि वो कहती है कि प्रकृति में कुछ छुआ ही ना जाए, उसमें कुछ परिवर्तन ही ना किया जाए, तो मनुष्य का जो है भरण पोषण कैसे किया जाएगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन दूसरी अवधारणा संभववादी क्या कहती है, अधिकांशतः उपयोग किया जाए, जितना हो सके उतना उपयोग किया जाए, ये भी नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को यानी कि प्रकृति को भी संभलने का, सुरक्षित होने का मौका दिया जाए, जिससे कि वह आगे की सारी चीज़ों को भी क्या कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। तो इसमें क्या करता है, यह अवधारणा क्या करती है, दोनों अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। इसका जन्म कैसे हुआ इस अवधारणा का, दोनों अतिवादी अवधारणाओं के खंडन स्वरूप, दोनों
अतिवादी अवधारणाओं के खंडन स्वरूप इसका जो है जन्म हुआ है, इस अवधारणा का जन्म हुआ है। और ये क्या कहती है, इसमें जो है संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की बात की जाती है, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की बात की जाती है, अनुकूलतम उपयोग की बात की जाती है। यानी कि संसाधनों को उतना ही उपयोग किया जाए जितना कि उसे मनुष्य को ज़रूरत है। यानी कि वर्तमान की जितनी पीढ़ी है उसको सारी चीज़ों की आवश्यकताएं भी बेहतर तरीके से पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए भी जो है संभावनाएं बनी रहें कि जो प्रकृति के संसाधन है वह अपने आप को पुनर्योजित कर सकें और भविष्य के लोगों को भी वह प्राप्त हो सकें। तो इसने एक सिद्धांत दिया था, स्टॉप एंड गो थ्योरी। इसने एक सिद्धांत दिया था, स्टॉप एंड गो थ्योरी। अगर आपसे ये पूछा जाए स्टॉप एंड गो थ्योरी पर्यावरण की किस अवधारणा से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है, नियो डिटर्मिनिज्म अप्रोच से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके समर्थकों में आपको ध्यान रखना है कौन है, समर्थकों में कौन है इसके समर्थक हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ग्रिफिथ ट्रेलर, ठीक है। उसके अलावा OH स्पेट, ये जो है इसके महत्वपूर्ण जो लोग हैं, महत्वपूर्ण जो विचारक हैं इस अवधारणा के, जिन्होंने इसको जो है बहुत ज़्यादा अवधारणा को जो है पल्वित और पुष्पित होने का मौका दिया है, अपना योगदान दिया है इसमें। तो ये दो नाम है, ग्रिफिथ टेलर और OH स्पेट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वर्तमान में भी क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन करेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल में परिवर्तन होंगे। ये सारी चीज़ों पर लेकर वर्तमान में बहुत सारी संगठन संस्थाएं जो है काम कर रही हैं। तो यहीं से जब ये बात की जाती है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, तो यहीं से एक अवधारणा का विकास होता है, सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा आप सभी लोगों को यह पता होगा सतत विकास की अवधारणा का जन्म कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से हो रहा है। इसी के संदर्भ में WCED के द्वारा जो है 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। उसमें जो है सतत विकास की अवधारणा की जो परिभाषा दी जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है। फिर इसी के संदर्भ में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें इसको पूर्ण समर्थन दिया जाता है। तो इस क्रम में इन सारी चीज़ों को इस तरह से हम लोग जोड़ कर पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। चीज़ों को जोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें बेहतर तरीके से नजर आएंगी और समझ में आएंगी आपको। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को हमने समझ लिया जो हमारे लिए ज़रूरी था परीक्षा के लिहाज से। यहाँ पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, सतत विकास की अवधारणा से। फिर उसके बाद हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये सारी चीज़ें कवर करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए कैसी लगी? हो सकता है कि पहली क्लास हो, थोड़ा सा बड़ी हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल सकता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें फर्स्ट थी इसलिए ये चीज़ें हुई हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आप सभी लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है उनको समय रहते देख पाएँ, उनसे वंचित ना रहें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।